हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। हमारी एक सीरीज है जिसमें लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ, एसएससी एग्जाम्स के भी और रेलवे एग्जाम्स के भी। तो अभी आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था जिसके अंदर मैथ्स के टॉप 35 क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। ये मैं आपको कराऊंगा। इनमें से कुछ क्वेश्चन जो रेलवे है उन्होंने ऑफिशियल आंसर की में रोंग दे रखे थे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये एग्जाम 2 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक हुआ था। आप देखेंगे जो टॉप क्वेश्चंस होते हैं उनका फायदा क्या होता है, इसमें एक तो लेटेस्ट टाइप्स कवर हो जाते हैं सारे के सारे। जो रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं आपके वो भी कवर हो जाते हैं, जिसका आंसर की में गलत दे रखा होता है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। साथ ही साथ आपको पैटर्न समझना हो ना कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा रिपीट कर रहे हैं, तो आपको इससे आइडिया लगता है। जैसे अभी मैं इसके आपको 35 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें लगभग जो डिफरेंट क्वेश्चन होंगे वो लगभग 15-16 के आसपास होंगे। बाकी मैंने हर एक टाइप के 2 क्वेश्चन लगभग लिए हैं जिससे कि आपका वो टाइप अच्छे से क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो जाए। और जब मैं ये क्वेश्चंस कर रहा था, ये सेलेक्ट कर रहा था क्वेश्चंस को, ये वही क्वेश्चंस हैं जिनमें लगभग 5% से लेकर लगभग 20% तक ही इन क्वेश्चंस को बच्चे सोल्व कर पाए थे इस पर्टिकुलर एग्जाम के। इससे ज्यादा बच्चे सोल्व नहीं कर पा रहे थे या गलतियां कर रहे थे, तो वो हो गए। और जब मैं ये क्वेश्चंस फिल्टर कर रहा था तो मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले याद होगा कि आरआरबी जेईई के बेस्ट क्वेश्चंस भी कराए थे और आरआरबी टेक्नीशियन के बेस्ट क्वेश्चंस भी कराए थे। इनमें जो नए टाइप थे ना वो सारे के सारे इसमें भी है। तो होता क्या है ना, जब एग्जामिनर एक पेपर बनाता है तो वो जो सभी एग्जाम्स में लगातार आपको सिमिलर से टाइप्स देखने को मिलेंगे। अगर आप रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लो अभी ये वाला एग्जाम हुआ, अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट रेलवे का एग्जाम होगा आप देखेंगे ये वाले टाइप जो यहाँ पे अच्छे टाइप्स पूछे गए, जो यहाँ पे नए टाइप्स पूछे गए, वही आगे जाके रिपीट होंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एसएससी और रेलवे का पेपर सेम ही वेंडर टीसीएस बनाता है, तो सिमिलर टाइप्स आपको एसएससी एग्जाम्स में भी देखने को मिलते हैं। तो एसएससी वाले बच्चे जो मुझसे पढ़े हुए हैं, जिन्होंने चीजें कर रखी हैं, तो वो इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो उन्हें समझ आएगा ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस मैं उन्हें पहले ही करा चुका हूँ क्लासेस में, 1.5-2 साल पहले भी। ठीक है, तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ फ्री प्लेलिस्ट हैं जो आप देख सकते हैं, और आरपीएफ एसआई और जो भी लेटेस्ट एग्जाम के पेपर्स होते हैं वो मॉक फॉर्मेट में आपको आरबी की वेबसाइट पे मिल जाते हैं, पीडीएफ उनकी टेलीग्राम पे मिल जाती है, तो आप जुड़ सकते हैं। और चलो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। चैप्टर वाइज मैंने स्प्लिट कर दिया है क्वेश्चंस को, तो कभी हो सकता है बीच में आपको कुछ क्वेश्चन थोड़े से इजियर साइड में मिल जाए जिसमें ज्यादा लोगों ने सही कर दिए थे, और बीच में ऐसे भी आएंगे जो बहुत कम लोग सही कर पाए थे। तो जो बेस्ट क्वेश्चन है वही है, ठीक है, मैंने कोई भी छोड़ा नहीं है। और कोई टाइप है उसकी सबसे मुश्किल वैल्यूज वाला जो क्वेश्चन होगा मैं वही कराऊंगा आपको, जिससे कि कैलकुलेशन में भी आपको समझ आए कि एग्जाम में किस तरीके से टैकल करना है। जैसे सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या आता है कि डिफरेंस इन पॉपुलेशन बताओ 3 साल पहले और 2 साल पहले क्या थी एक टाउन की, अगर उसकी करंट की पॉपुलेशन इतनी है और पॉपुलेशन हर साल 25% से बढ़ती है। तो मैं कहता हूं प्रेजेंट की पॉपुलेशन ये होगी 1 साल पहले, 2 साल पहले और 3 साल पहले मेरी पॉपुलेशन ये रही होगी। ठीक है, पीछे की साइड जा रहे हैं, ये करंट की है। तो हर साल 25% बढ़ेगा। 25% मतलब क्या होता है, ये होता है 1/4। तो मतलब 4 है तो कितनी हो जाएगी, 5। तो हर बार इसमें इधर जाने के लिए 5/4 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 5/4 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 5/4 से मल्टीप्लाई। तो लास्ट हमसे पूछा है पिछले 3 साल पहले तक की चीज पूछी गई है, तो मैं कहूंगा 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी उसमें 5/4 कितनी बार, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब इसकी पावर 3 कर दूंगा, तो ये किसके बराबर, प्रेजेंट पॉपुलेशन के बराबर आ जाएगा, डेट इज 190000। हमें बताना है डिफरेंस 2 साल पहले की पॉपुलेशन और 3 साल पहले की पॉपुलेशन में। तो आप कहेंगे सर 2 साल पहले की पॉपुलेशन क्या है, ये वाली वैल्यू क्या है, पी। 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी उसमें 5/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं 5/4 इंटू P3 है। और अगर इनका डिफरेंस मुझे बताना है तो आप देखेंगे 5/4 माइनस ये 1 हो जाएगा, P3 को कॉमन लेके, तो ये हो जाएगा P 5/4 माइनस 1 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी P/4। 3 साल पहले जो पॉपुलेशन थी डिवाइडेड बाय 4, इसकी वैल्यू बतानी है। वरना आप ये भी कह सकते थे सर वैल्यू मेरी 25% हर बार बढ़ रही है, तो इसका और इसका क्या है, ये अपना है, अगर 100% है तो ये 125% होगा, इन दोनों का डिफरेंस 25%, तो 25% ऑफ P3, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का गैप 25% क्या होता है, 1/4। आई होप इतना पार्ट क्लियर हो गया। तो आपको जो आंसर निकालना है वो P3/4 निकालना है। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो P3 यहाँ पे 4 का क्यूब है तो 4 इधर रख लिया, 4 स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट इज 16 बन गया। यहाँ पे मेरे पास 19,
ये 4 जीरो है और यहाँ पे नीचे 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, ये एज इट इज लिख दिया। 4 जीरो में से 3 जीरो को अगर अलग निकाल लूं मैं तो इनटू में 1000 कर सकता हूँ। ये काम मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है 125 से 1000 डायरेक्टली कट जाएगा। ये 5 की पावर 3 है, वो 10 की पावर 3 है, इससे काटूंगा तो 2 की पावर 3 बचेगा, जो कि होता है मेरे पास यहाँ पे 8। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ गई। सोल्व करके हमें अपना आंसर मिल जाएगा जो डायरेक्टली निकालना है। अब देखो कैलकुलेशन भी आप किस तरीके से कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। हाँ, यूनिट डिजिट अगर मैं 4 ऑप्शन में देखूं तो 0 तो सब में आएगी आएगी, उसके बाद यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, 7 7। अगर मैं ध्यान से देखूंगा, देखो 0 के बाद ये इवन है तो 7 तो कभी आ नहीं सकता 0 से पहले। 0 से पहले क्या 7 कभी आ सकता है, नहीं, तो इवन है तो 2 ही आएगा, एक ही ऑप्शन पॉसिबल है। तो मेरा आंसर यही हो जाएगा 2 4 3 2 0। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है। चलें आगे, क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया। मैंने कोशिश करी है बेसिक से आपको सारी चीजें बताऊं, तो आगे बढ़ते हैं। कहता है 2 कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन होता है, 80% लोगों ने अपनी वोट डाली जिसमें से 53 इनवैलिड हो गई। तो जनरली क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, टोटल जो वोट्स होती है उसे 100% मान लेते हैं। 20% नहीं डाली तो वैलिड वोट्स कितनी, मतलब जितने लोगों ने डाली वोट्स पोल्ड कितनी हो गई 80%। अब इसमें से भी क्या हो गया, हमारे पास 53 लोगों ने की इनवैलिड हो गई, तो वैलिड वोट्स कितनी हो जाएंगी हमारे पास 80% टोटल का माइनस 53, ये हो गई वैलिड वोट। समझाने के लिए बस ये चार्ट वगैरह बना रहा हूं, वरना हम डायरेक्टली कर लेते हैं सारी चीजें। जो विनरों से 48% मिली है टोटल वोट्स का जो लिस्ट में है, तो लिस्ट में टोटल 100% है, तो विनर को कितनी मिल गई 100 का 48%, तो ये 48% ही हो जाएगा। तो लूजर कैंडिडेट है उसे कितनी मिली होगी, आप कहेंगे सर ये मेरे पास टोटल वैलिड वोट्स हैं, विनर को इतनी मिल गई, तो इसमें से ये वाला पोर्शन घटाएंगे, तो 80% माइनस 53 में से अगर मैं माइनस 48 करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, आप कहेंगे सर ये आएगा 32% और माइनस 53, कितनी वोट्स मेरे जो हारे हुए कैंडिडेट है उसे मिली होगी। कहता है जो विनर है वो 1013 वोट से जीता है, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द लिस्ट कितने थे, तो 100% का हमें मान बताना है। इन दोनों का डिफरेंस वही होगा जितने वोट से विनर जीता है, इनका डिफरेंस निकालूंगा, 48 में से 32 घटाया तो 16%, और यहां पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 53, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई 1013 के। हमें वैल्यू बतानी है 100% की, तो आप यहाँ पे 53 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा मेरे पास 960। 16% के बराबर आपको भी पता है 16 से डायरेक्टली जाता है ये 6 टाइम्स, तो 60 1% 60 के बराबर, तो 100% टोटल वोटर्स जो वोटर लिस्ट में थे वो कितने हो जाएंगे 6000। ये स्टेप बाय स्टेप हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करा और अपना आंसर निकाल लिया। चले आगे, क्लियर है, हमसे कुछ भी पूछ ले सकता था, हम निकाल सकते थे। हमने यहां से 1% का मान 60 के बराबर निकाल लिया। हमसे पूछ लेता वैलिड वोट्स बताओ तो भी निकल जाते, कितने वोट्स डले वो पूछ लेता तो हम 80% का मान निकालते, तो उस हिसाब से हमें चलना होता। अगला सवाल मेरे पास कहता है एक्स वेरीज इनवर्सली एट वाई क्यू माइनस 3 एंड इज इक्वल्स टू 4 व्हेन वाई इक्वल्स टू 3, फाइंड एक्स व्हेन वाई इक्वल्स टू 9। एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके वाई क्यू माइनस 1 के। तो इसे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कि भाई x1 और यहाँ पे वाई क्यू माइनस 1 की जगह यहाँ पे y1 का क्यू माइनस 1, और डिनोमिनेटर में x2 कर दो और ये ऊपर ले जाओ यहाँ पे y2। इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमसे पहले क्या दे रखा है, कहता है x4 है जब मेरा y3 है, तो 3 y1 की जगह 3 लिख दिया। अब हमें x का मान बताना है, मतलब x2 का मान बताना है जब y 9 हो, तो 9 क्यूब माइनस में 1। सिंप्लीफाई करके अपना आंसर बताएंगे, 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। 27 माइनस 1 26, 4 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 728, 29 माइनस 1 728, 4 से काटेंगे तो मेरे पास 1 जा 8 जा और 2 जा। अब 26 से डायरेक्टली कटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 26 न्यूमरेटर मेरे पास कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 13 है, 13 का फैक्टर है, और 2 से तो कटेगा ही, तो 13 है तो 26 से डायरेक्टली कटेगा। कितने टाइम्स जाएगा हमारे पास, क्या ये 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 6 में 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तभी तो यूनिट डिजिट 2 आएगी, तो 1/7 सीम्स अप्रोप्रिएट, दिस विल बी माय आंसर।
अगले सवाल पे चलते हैं। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। पहला सवाल मेरे पास, ट्रेडर 5% का डिस्काउंट देता है एमआरपी पे और 4 आर्टिकल फ्री भी दे देता है अगर कोई 14 आर्टिकल्स को परचेज करता है। पूरी ट्रांजैक्शन में 33% का फायदा होता है। अगर कस्टमर 14 आर्टिकल्स के लिए पैसा पे करता है तो हमें बताना है एमआरपी कितने परसेंट ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, आपको पता है जब मुझे एमआरपी दे रखा हो, कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, तो इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी क्या होती है? सेलिंग प्राइस। आप एमआरपी पे क्या देंगे? डिस्काउंट देंगे। तो कॉस्ट प्राइस पे आपको जनरली कुछ प्रॉफिट परसेंट हो रहा होगा और दोनों चीजें मिला के बनती है। एमआरपी पे डिस्काउंट दें तो सेलिंग प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट लगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आता है। तो हम सेलिंग प्राइस को इक्वेट करते हैं जब एमआरपी और कॉस्ट प्राइस दोनों की बात चल रही है। तो हमारे पास एक ट्रेडर के पास कोई वस्तु रही होगी, उसको कुछ एमआरपी रहा होगा, 5% का वो डिस्काउंट देता है। 5% का डिस्काउंट देता है तो कितने का? 95% में बेचेगा। 95% इज नथिंग बट 19/20। फिर आगे बढ़ते हैं, वो 4 आर्टिकल फ्री दे देता है ऑन बाइंग ऑफ 14 आर्टिकल्स। तो 14 आर्टिकल कोई खरीदने की बात करेगा तो उसे एक्चुअली में वो कितने आर्टिकल्स देगा? 18 आर्टिकल्स देगा, है ना। तो दे 18 आर्टिकल्स रहा है, लेकिन पैसे कितने के चार्ज करेगा? क्योंकि 4 आर्टिकल फ्री दे दिए तो 14 आर्टिकल्स के पैसे चार्ज करेगा। जितने आर्टिकल्स गिवन है वो नीचे लिखते हैं और जितने के पैसे चार्ज करे वो ऊपर। एक तरीके से यहाँ पे हमें डिस्काउंट ही दे रहा है वो। ठीक है, डिस्काउंट पूछ लेता कितना दिया तो आप कहते 4/18 का दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इस पूरी ट्रांजेक्शन में उसे 33% का गेन होता है। तो जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 33% का गेन होगा तो 133% पे बेचा होगा, तो ये भी सेलिंग प्राइस हो गया। इसे इक्वेट कर दिया। यहाँ पे दुकान जो बंदा है वो 14 आर्टिकल्स ही परचेज करने की बात कर रहा है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि 14 पे उसे 4 फ्री मिलेगा। यही स्कीम चलेगी पूरी की पूरी। सॉल्व करके हमें बताना है एमआरपी कितना परसेंट ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे 19 से काटूंगा 7, 7 से काटूंगा 2, 2 से काटूंगा 10, 10 से एक 0 कट जाएगी। और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं एमआरपी बाय कॉस्ट प्राइस, ये कितना हो गया मेरे पास? 18/10। 10 बच रहा था तो मैंने काटा नहीं जानबूझ के, क्योंकि मेरे लिए चीजें आसान है 10 से कंपेयर करना। कितना ज्यादा हो गया? 10 से एमआरपी 8 ज्यादा हो गया। परसेंटेज में करेंगे तो हम किससे कंपेयर करते हैं? हम 100 से कंपेयर करते हैं ना, तो यही 0 1 0 1 0 रेशियो में लगा सकता हूँ। तो कॉस्ट प्राइस 100 है, एमआरपी कितना ज्यादा है? 80 ज्यादा है, तो कितने परसेंट ज्यादा हो गया? 80% ज्यादा हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल बहुत बार रिसेंटली एसएससी एग्जाम्स और रेलवे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, इसे ध्यान से समझ लेना, डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। कहता है एक आर्टिकल को अगर 6/14 का बेचें उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के, तो शरद को लॉस होता है 12% का। अगर उसे 19% पे बेच 90% पे बेचे एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे, तो प्रॉफिट कितना होगा? आप कहेंगे सर मेरे पास क्या कर रहा है वो, सेलिंग प्राइस के कितने पे बेच रहा है? 6/14 पे बेच रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नया सेलिंग प्राइस हो गया। तो उस केस पे लॉस हो रहा है 12% का। तो लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। 12% का लॉस हुआ तो कितने पे बेचा होगा? कॉस्ट प्राइस के 88% पे बेचा होगा। 88% अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, वरना आप यहाँ पे 22/25 भी लिख सकते थे। ये हो गया। अब वही कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस के अगर 90% में बेचे तो क्या होगा। ठीक है, वो हम कंप्यूट करके निकाल लेंगे। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास 6 है, यहाँ पे 14, तो 3/7 2 से काट दिया। ठीक है, अगर मैं कॉस्ट सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस निकालता हूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? आप कहेंगे सर ये 88 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू में 100, ये आ गया। ठीक है, मैं ये 100 मैंने जानबूझ के काटा नहीं, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन आ गया आसान रहे, क्योंकि 25 करूंगा बाद में सिंप्लीफाई करने में टाइम लगेगा। बेटर है छेड़ो मत इसे। अब हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस जो है इसके 90% पे अगर आर्टिकल को बेचना है तो इसमें 90% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस का। तो 90% क्या होता है? या तो 9/10 लिख दो या आप 0.9 लिख दो आपके ऊपर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगर निकालूंगा जो नया सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस का रेशियो, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? इसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, 9 से जैसे ये 3 है, 3 से कट जाएगा ये 9, तो मेरे पास बचेगा 3। तो चीजें आसान है मेरे लिए। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो आप। 88 को 7 से करूंगा तो 50 या 21 बन गया। 21 को 8 से करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 168, 16 कैरी फॉरवर्ड, 168 और 16 ये हो जाएगा 184।
4 डिवाइडेड बाय 1000। कॉस्ट प्राइस अगर 1000 है तो न्यू सेलिंग प्राइस मेरा इतना आ रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 848 का, कितने पे 1000 पे। हम किससे कंपेयर करते हैं 100 से, अगर 100 से कंपेयर करना है तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो और यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा दो, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया मेरा 84.8% का प्रॉफिट हो गया। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया, लेकिन अगर आप ऑप्शन पे नजर डाल लेते तो ये क्वेश्चन पहले ही खत्म हो जाता। क्यों? नीचे 1000 या 100 बनाने का फायदा क्या होता है वो समझिए। जब मैंने यहाँ पे 3 से 9 को काट दिया तो नीचे 1000 बचा था ना मेरे पास, मुझे पता है यहाँ पे कुछ सेलिंग प्राइस की वैल्यू आएगी, उसकी जो भी यूनिट डिजिट होगी जब मैं प्रॉफिट निकाल रहा हूँ फाइनल ना, तो 1000 है तो पॉइंट के बाद वो वाली वैल्यू आएगी। तो आपको ये पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ यूनिट डिजिट निकालते, क्योंकि 4 ऑप्शन की यूनिट डिजिट मुझे लगभग थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही है, 2 की सिमिलर भी है, लेकिन फिर भी आप देखो 7 या 21 1 और 8 8। तो मेरा जो भी सेलिंग प्राइस आएगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट की बात कर रहा है, लॉस होता तो फिर माइनस करना पड़ता, तो उस केस में दिक्कत होती है, उसमें फिर हमें 10 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है जो यूनिट डिजिट आई। यहाँ पे प्रॉफिट ही होना था तो हमें कुछ भी नहीं करना था। मैंने कहा यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन तीनों को तो यूनिट डिजिट आएगी 8, तो जो मेरा प्रॉफिट परसेंट होगा उसकी यूनिट डिजिट भी लास्ट में क्या होगा 8 होगा। तो पॉइंट, और वो वैल्यू किसके बाद होगी पॉइंट के बाद होगी, क्योंकि नीचे 1000 से कंपेयर कर रहे हैं। तो मेरा आंसर यही हो सकता था अगर एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर दे रखा है। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करेंगे और डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। कहता है एक आर्टिकल को अगर 4/10 का बेचता हूं सेलिंग प्राइस पे तो निर्भय को लॉस होता है 70% का, तो कॉस्ट प्राइस का 70% का लॉस हो गया तो कितने पे बेचा होगा 83% पे बेचा होगा। यही है। अगर वो सेलिंग प्राइस का 88% पे बेचे तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। पहले तो जितना सिंप्लीफाई इजीली हो जाए वो तो कर ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो काट दी। अब ये आ गया मेरे पास 40/83, या फिर मैं सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 40 हो जाएगा और न्यूमरेटर में मेरे पास बचेगा 83। ठीक है, ये तो ओरिजिनल हो गया। अब कहता है कॉस्ट प्राइस का कितने पे बेचना है 88% पे बेचना है। इसमें 88 सेलिंग प्राइस के 88% पे बेचना ओरिजिनल के, तो 88% से मल्टीप्लाई, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा 88 डिवाइडेड बाय 100। तो जो नया रेशियो होगा मेरे पास वो ये होगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। अब यहां से अगर मैं कंप्यूट करता हूं क्या क्या कट रहा है वो काट लो। जैसे 4 से काट लूंगा तो 10 बचेगा और यहाँ पे 22 बचेगा। काटने को मैं अभी 2 से और काट सकता हूँ, लेकिन काट के फायदा क्या है, मेरे को देखो 1000 मिल गया ना, काम बन गया मेरा। अगर पॉइंट के बाद की वैल्यू देखूंगा तो 3 2 6 आएगा। 6 कहां पे आ रहा है मेरे पास, इसमें आ रहा है, तो यही क्वेश्चन का आंसर हो सकता है क्या? इसके अलावा कोई हो पाएगा और आंसर? नहीं हो सकता। आप कहेंगे सर 3 2 क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो जहां पे यो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 आएगी डिवाइडेड बाई 1000 की जगह 100 बनाऊंगा तो यहाँ पे ये हट जाएगा, यहाँ पे 0.6 आएगा, तो इनका डिफरेंस होगा वही प्रॉफिट होगा, तो इसमें 0.6 आएगा। क्लियर है सभी लोगों को? चीजें समझ आ रही हैं कैसे टाइम बचाना है एग्जाम में? बेसिक, वरना तो तुम कहानियां जड़ते रहो एग्जाम में, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसी तरीके का चलो एक और सवाल ले लो। कहता है एक आर्टिकल को 2/5 का बेचते हैं उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस पे, तो रमेश को 16% का लॉस होता है, तो 16% घटा दूंगा तो 84%। अभी पूरा पूरा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। सेलिंग प्राइस का 73% पे बेचे तो प्रॉफिट परसेंट बताओ क्या होगा। अब जितना बेसिक से कट रहा है वो तो काट लो। चलो यहाँ पे आ गया 20, 2 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 42 आ गई। आगे भी आप 2 से काट दो तो ये 10 हो जाएगा और मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 21। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस ही निकालो हमेशा, तो ये आ गया 21/10। अब कितने पे बेच रहे हैं 73% पे बेचने की बात कर रहे हैं, तो इसका 73% मतलब 73 डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। अगेन कुछ नहीं करना, हमें बचाना प्रॉफिट, तो मतलब प्रॉफिट ही होगा इसे मल्टीप्लाई करने पे 1 × 3 3, तो यूनिट डिजिट जो भी आंसर की होगी लास्ट में क्या आएगा 3, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट होगा। खत्म हो गया काम। समझ आ गया? चलते हैं आगे। अगला सवाल कहता है एक आदमी ने एक आर्टिकल को 504 रुपए का बेचा, पहले उसने D% का डिस्काउंट दिया एमआरपी पे और उसने एक और डिस्काउंट दिया जो कि सेम नॉमिनल वैल्यू का है, तो हमें बताना है कि मार्क प्राइस आर्टिकल का अगर 3600 है तो डी का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन मैंने आरपीए वो क्या कहते हैं आरआरबी जेई के बेस्ट क्वेश्चंस कराए थे, उसमें भी कराया था, नॉमिनल वैल्यू वाली चीज वहां पे भी पूछी गई थी। एग्जाम्पल वही दे रहा हूं, मान लो मेरे पास 100 रुपए है या 200 रुपए ले लेता हूं,
200 पे हमने 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो कितने का हो गया 200 का 10%, 20 रुपीज, तो कितने का बेचेंगे 180। अब कह रहा है कि जो डिस्काउंट तुमने पहले दिया ना, सेम नॉमिनल वैल्यू का डिस्काउंट, मतलब जो यहाँ पे डिस्काउंट में वैल्यू कितनी बनी मेरी 20 रुपीज की बनी ना, तो यहाँ पे सेम 20 रुपीज का और डिस्काउंट दे दो तो बचा 160। ठीक है, तो चीजें इस तरीके से चल रही हैं कि ये मेरा एमआरपी रहा होगा और ये मेरा सेलिंग प्राइस रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो जो यहाँ पे D% का डिस्काउंट था 10%, ये 20 था, अगर इतनी वैल्यू पे डिस्काउंट दे रहा हूं तो मैं कह रहा हूं इसका 10% और दे दिया हमने डिस्काउंट, ये 10% ही तो है किसका 20 का, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे ये इसका 2D% डिस्काउंट देके मैं सेम सेलिंग प्राइस पे पहुंच रहा हूं, नहीं पहुंच रहा हूं। यही कंसेप्ट है, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि एक आर्टिकल को बेचा गया 504 रुपए का, ये सेलिंग प्राइस हो गया, कब आएगा जब हम एमआरपी पे डिस्काउंट देंगे, तो एमआरपी है 3600, डिस्काउंट पहले D% का दिया, फिर सेम नॉमिनल वैल्यू का डिस्काउंट दिया, मैं कहूंगा 2D% का डिस्काउंट दे दिया, 2D% का डिस्काउंट दे दिया, तो मैं कहता हूं अगर वैल्यू 100 की थी तो कितने की बेची होगी 100 माइनस 2D, इतने की बेची होगी। सोल्व करके आपको डी का मान बताना है कि क्या आएगा, 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। अगर देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 36 है 504, 36 का टेबल याद करने को होगा, डायरेक्टली काट के देखो कट रहा है क्या, वरना मेरे को ये भी पता है, देखो लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है, ये 4 से कटता है, फिर बचा 9, 9 से इनका सम ऑफ डिजिट कट रहा है तो पूरा का पूरा 36 से कट जाएगा, ये 36 एकम 36 और 144 बचा 14, तो मेरे पास ये 14 आया, 2D 100 माइनस 14 डेट इज 86 और डी का मान कितना आ गया 43, तो कितना डिस्काउंट दिया होगा 43% का डिस्काउंट दिया होगा। चले आगे, डी का मान बताना था तो वो होगा 43। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे बहुत बढ़िया सवाल पूछे गए थे कैलकुलेशन वाले, जिसमें बहुत बच्चे फंस रहे थे, 4-5% बच्चे ही सही से आंसर कर पा रहे थे क्योंकि कैलकुलेटिव था, और कैलकुलेशन मैं आपको समझा दूंगा कैसे करनी है, एग्जाम में फंसोगे नहीं, आंसर आ जाएगा, चाहे 1.5-2 मिनट लग जाए लेकिन आंसर निकाल लोगे, ऐसा नहीं होगा आंसर ही नहीं आया 5-5 मिनट लगा दी। देखो सबसे मुश्किल सवाल ये था, जो टोटल सारे क्वेश्चंस कराए गए थे, ये वो सवाल था जिसमें सिर्फ 5% बच्चे आंसर कर पाए थे। RPFSI का हार्डेस्ट क्वेश्चन ये था, ठीक है, और इसे कैसे कम टाइम में सोल्व करना है वो समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा टाइम फिर भी लगेगा, पहले समझ लो कंसेप्ट को। क्या करता है एक बैंक 5.6% कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है हाफ ईयरली बेसिस पे, ठीक है, पर एनम की ब्याज दर इतनी है और आधे साल में ब्याज पैसा चक्रवर्ती किया जा रहा है। कस्टमर ने 7346 रुपीज 1 जनवरी को करे जमा, फिर 1 जुलाई को जमा करे, साल के अंत में हमें बताना है कि इंटरेस्ट के तौर पर उसने कितना कमाया, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। तो देखो मैंने कहा 1 जनवरी को उसने कुछ जमा करा 7346, ये सवाल सिमिलर सवाल में ऐसे एग्जाम्स में भी आ चुके हैं और मैंने करवा भी रखे हैं पहले आपको। 1 जुलाई को भी उसने इतने रुपए जमा कराए 7346, इनका गैप कितने का हो गया 6 मंथ का हो गया। अब साल का अंत कब होगा, मान लो ये सन 2000 की बात कर रहा हूं, तो 1 जनवरी 2001 में, ठीक है, तो ब्याज कितना लगेगा, आप कहेंगे सर ये तो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5.6%, साल भर का अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती हो रहा है तो 5.6 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा 2.8%। तो मेरे पास जो ये वाला पैसा है अभी तो इसमें 6 महीने हैं, इस पे ब्याज कितना लगेगा, आप कहेंगे सर 2.8% ही लगेगा, और क्योंकि ये वाला पैसा 1 साल के लिए दिया गया है और हर 6 महीने में चक्रवर्ती हो रहा है, तो आप कहेंगे सर पहले 6 महीने के लिए इस पे लगेगा 2.8% और फिर एक बार और 2.8% लगेगा। तो अगर मुझे नेट इंटरेस्ट निकालना हो तो आप कहेंगे सर इस वाली वैल्यू पे 2.8% 2 बार और इस वाली वैल्यू पे 2.8% एक बार, क्योंकि ये वाला जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो जमा कराया गया है ये सेम है, तो मैं कह सकता हूं इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना होगा मेरा, तो एक तो 2.8 तो सिंपल वाला हो गया जो जुलाई वाली इन्वेस्टमेंट पे ये वाला लग गया, ठीक है, अगर आप इसे येलो से लिखना चाहें तो ये तो येलो वाला हो गया, और इसमें अगर मैं ये व्हाइट वाला अलग से लिखना चाहूं तो आप कहेंगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट में इफेक्टिव अगर 2 साल का निकालते हैं तो वो वाली वैल्यू क्या होती है मेरे पास, A% का इफेक्टिव होता है A+A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, यही वैल्यू होती है, तो यहां से हम इफेक्टिव निकाल सकते हैं इसका। तो 2.8 प्लस 2.8 में एक चीज लिख रहा हूं जिससे कि अगला सवाल करूंगा ना तो मैं डायरेक्टली करूंगा, ये कहानी नहीं लिखूंगा जो अभी लिख रहा हूं यहां पे, तो यहां पे 2.8 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100,
तो नेट जो इंटरेस्ट बनेगा मेरा, इफेक्टिव इंटरेस्ट जो लगेगा वो इतना लगेगा। अब ये बेसिकली 2.8 इंटू में 3 हो गया, और यहां पे 2.8, 28 का स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास 784, और डिवाइडेड बाय 100 है तो 0.0784। क्या यही मेरा इफेक्टिव रेट बनेगा? और ये वाली वैल्यू अगर हम कंप्यूट करें पूरा का पूरा एज इट इज, तो 28 इंटू में 3 ये हो गया 8.4, तो ये बना 8.4784। दिस इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो समस्या यहां तक थी ही नहीं, समस्या अभी स्टार्ट होगी। ये चीज तो मैं सेकंड से निकाल लूंगा, ठीक है, अभी आने वाले क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चन सिमिलर टाइप के प्रैक्टिस कराऊंगा तो हो जाएगा। समस्या अभी स्टार्ट होती है कि मुझे इसका इतना प्रतिशत निकालना है, इसका इतना प्रतिशत निकालना है जो ब्याज निकालने के लिए, तो वो वाली वैल्यू क्या होगी, मेरी इंटरेस्ट होगा, जो ये वाली वैल्यू है 7346 इंटू में परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो मैं कह सकता हूं 0.084784। ये मल्टीप्लाई करके बताओ, और मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन भी बहुत ज्यादा करीब है, ऐसा नहीं है, बहुत दूरी पे दे रखे हैं, 822, 616, 626, 6 के गैप पे, 4 के गैप पे आंसर दे रखे हैं, तो मुझे अप्रोक्सीमेशन भी थोड़ा ध्यान से लेना पड़ेगा। पूरी कैलकुलेशन तो करना इम्पॉसिबल है, एग्जाम टाइम में आप सोचे कैलकुलेटर है तो निकाल दोगे, वरना नहीं कर सकते। तो अब मुझे ना थोड़ा तो अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, और अप्रोक्सीमेशन में किस तरीके से करूंगा, बस यही गेम चेंजिंग चीज है इस तरह के क्वेश्चंस में। हमें वो इसे इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि हमें वो नंबर मिल जाए जिसका मैं इजीली मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन परफॉर्म कर पाऊं। देखो 84 पॉइंट के बाद 0.84784 है ना, क्या मैं अप्रोक्सीमेटली से 85 कर सकता हूं? मैं इसे लिख रहा हूं 0.85085 माइनस में, अब मेरे पास अप्रोक्सीमेटली क्या बचेगा, ठीक है। आप कहेंगे सर ये आपने थोड़ा सा कम कर दिया, 0.0000 लगभग यहां पे 61 लगभग यही वैल्यू है, ठीक है। बस समझने के लिए आप थोड़ा सा देखो, मैंने ब्रेक कर दिया इसे, 0.5 ले लिया, 0.085, और उसके बाद ये वाली वैल्यू मेरी कुछ जा रही है, पॉइंट के बाद 3 जीरो आएंगी, उसके बाद फिर 2 आएगा, फिर उसके बाद कुछ ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी। अब इस इतने बड़े अप्रोक्सीमेशन से मेरे को ये समझ में आया, देखो इस क्वेश्चन में समझ लो टाइम लग रहा है, अगला क्वेश्चन फटाफट से कर लेंगे। पॉइंट के बाद 3 जीरो और फिर 2 है, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, देखो पॉइंट के बाद अगर हटा दूं, खाली 2 को लूं मैं, 4 जीरो हटा दिया तो पॉइंट यहां पे आएगा, तो मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली वैल्यू को, तो चेंज कितना आएगा इसकी वजह से? आप कहेंगे सर अप्रोक्सीमेटली ये 73 है और 2 15, लगभग मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, जो चेंज आएगा वो 1.5 का आएगा। पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा गैप में जाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में 4 का गैप, 6 का गैप, लगभग इतना तो हमें दिख ही रहा है ना। तो अप्रोक्सीमेटली जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, और ये पूरी वैल्यू भी निकालनी थी, बस समझाने के लिए लिया। तो मेरा जो मेन आंसर आने वाला है जब मैं इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करूंगा। अब इस वाले पार्ट को भी इससे मल्टीप्लाई करने के लिए आप इसे पहले पॉइंट को पूरा एलिमिनेट कर देंगे, तो मैं कहूंगा यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस के बाद है ना, तो मेरे पास ये 7 पॉइंट को हटा दिया अगर मैंने, 7.346 इंटू में 85 है, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। और 85 को भी क्या लिख सकता हूं मैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा तो 170, या फिर 170/2 लिख सकते हैं आप इसे, तो 170/2 या 17/2, पॉइंट को थोड़ा सा और पीछे करके यहां पे कर लो, ठीक है। अब कैलकुलेशन मेरे लिए आसान है या नहीं है? क्या इतनी कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते एग्जाम में? इतनी कर सकते हैं, और ये सबसे मुश्किल सवाल का मैं बता रहा हूं आपको, और अभी मैं इससे और सवाल इस तरह के कराऊंगा तो आपको समझ आएगा, जो चीज बता रहा हूं बहुत इफेक्टिव रहेगी आपके लिए एग्जाम में। अब देखो पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो 2 से करूंगा तो मेरे पास 36.73 बचेगा, इंटू में 17 माइनस 1.5, ये थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 17 3 जा 51, 5 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 119, 24, 2 कैरी 12, 14, 11 कैरी फॉरवर्ड, 17 3 जा 51, 62,
624.41 ये वाली वैल्यू मेरे पास बनेगी, माइनस में 1.5 करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? क्या ये मेरे पास 622 समथिंग जाएगा? 622.9 अप्रोक्सीमेटली 623 बन रहा है। 623 के पास वैल्यू कौन सी है? 622.82। दिस विल बी माय आंसर। क्लियर है? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन और करा दूंगा, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिमिलर चीज चलेगी। कहता है एक बैंक 9.5% कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है पर एनम के हिसाब से, हाफ ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट लगाता है। कस्टमर ने इतना पैसा 1 जनवरी को और इतना ही पैसा 1 जुलाई को इन्वेस्ट करा, साल के अंत में इंटरेस्ट बता दो कितना होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी। आप कहेंगे सर ये 1 साल का ब्याज है तो आधे साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 4.7%। सेम चीजें चल रही हैं तो मेरा आंसर क्या होगा? इफेक्टिव इंटरेस्ट होगा 3 इंटू में 4.7 प्लस में 4.7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। 47 का होल स्क्वायर क्या होता है? मैंने आपको कैलकुलेशन ट्रिक में बताया, 50 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 0.9 और 25 में से 3 घटा दो तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 22। तो यहाँ पे पॉइंट था 4.7 तो यहाँ पे पॉइंट आएगा और डिवाइडेड बाय 100 करूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी 0.2209। इफेक्टिव इंटरेस्ट निकालने में कुछ टाइम लगा क्या? सेम क्वेश्चन अगर आपने पहले कर रखा है तो इफेक्टिव इंटरेस्ट आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब यहां पे इसे सिंपली ऐड कर लेता हूं तो मेरे पास यहां पे 12 47 इंटू में 3 करूंगा 141 तो 14.1 है और ये 2 उठ जाएगा तो 14.3209 ये वाली वैल्यू मेरे पास बच रही है परसेंटेज में। और इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, अगर मैं परसेंटेज हटा दूं तो 0.143209 ये वाली वैल्यू बनेगी मेरे पास। इसका निकालना ये 8716 का, तो इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है क्या? अब आप ऑप्शंस पे एक बार नजर डालो, ऑप्शन करीब है दूर है। 1256, 1238, 1228 और 1248 लगभग 10-10 का गैप है। 10 एक बहुत बड़ा गैप होता है हमारे हिसाब से। अगर मैं देखता हूं यहां पे तो 14 का टेबल तो मेरे लिए करना आसान है, लेकिन उसके आगे अगर मैं जाऊंगा यहां पे तो दिक्कतें बनेंगी। जैसे 3 टू 143 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो मुश्किल है। तो 14 को अलग ब्रेक कर लेता हूं और 0.003 को अलग मल्टीप्लाई कर लूंगा और 0.14 को अलग मल्टीप्लाई कर लूंगा। कोई दिक्कत है या नहीं है? उससे थोड़ी सी वैल्यू फिर 0.0002 को अलग मल्टीप्लाई कर लूंगा। फिर 09 को तो स्किप कर ही सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ रही है? अगर मैं इसमें ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करता हूं तो चेंज कितने का आएगा? ठीक है, 2 से करा 0.8 इंटू में 2 1.6 8.5 है, लगभग 1.7 का चेंज मान लो। अगर इसमें 3 से करूंगा, ये पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, पॉइंट हटा दिया तो यहां पे आएगा ये 8.7 इंटू में 3 करूंगा तो लगभग वैल्यू कितनी आएगी? 8 तिया 24 और 7 तिया 21, तो लगभग ये 26 के आसपास ये वाली वैल्यू जाएगी मेरे पास पॉइंट में, है ना। और अब यहां पे ये रफ लेना है, पॉइंट में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। अब ये 14 वाला पार्ट है ना, इसे पूरा मल्टीप्लाई कर लो। इस वाले पार्ट में 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 14 6 84 पॉइंट के बाद 2 वैल्यू हो जाएंगे तो 84 8 कैरी फॉरवर्ड 2 कैरी फॉरवर्ड 100 10 कैरी फॉरवर्ड 112 122। अब इसमें ये वाली वैल्यू जोड़ेंगे तो 1220 प्लस 26 1246 1247 1247 के आसपास कौन सी वैल्यू जा रही है? ऑप्शन नंबर डी यही जा रहा है, तो यही आंसर होगा 1248.2। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सर्टेन सम ऑफ मनी मल्टीप्लाई इटसेल्फ बाय 55 इन 2 years कंपाउंडेड एनुअली। मतलब कितने ब्याज दर पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम पैसा लगाएं जिससे कि पैसे मेरे 2 साल के बाद अपने आप के 55 गुना हो जाए। आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट में। आप कहते हैं सर प्रिंसिपल 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 की पावर टी वेयर आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मेरा अमाउंट के बराबर होता है। अब इसी के अंदर अगर हम पी को इधर ले जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वाली वैल्यू अमाउंट बाय प्रिंसिपल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टाइम मेरा क्या कर दिया
2 साल कर दिया। अगर मुझे रेट निकालना है तो रूट लगाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 100 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100, ये कुछ और नहीं होगा, ये मेरे पास रूट में अमाउंट बाय प्रिंसिपल, अमाउंट कितना हो गया, प्रिंसिपल अगर पी है तो अमाउंट 55 पी हो गया। तो बस समझाने की दृष्टि से, वरना रेशियो मेथड जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन लोगों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो डायरेक्टली जब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे वो यहीं से करेंगे कि 55:1 आ रहा है। अब जब मैं इसे रूट से, बस कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में है कि रूट को आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको रेट बताना है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो 55 का रूट निकालेंगे। अगर ऑप्शंस भी देखूं 46, 42, 644, 641 बहुत क्लोज है, तो हमें पूरा ही इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। अब रूट कैसे सोल्व करते हैं भाई, ये तो आना चाहिए आप लोगों को। जैसे 55 है तो किस परफेक्ट, हम दो दो के पेयर में बांट देते हैं जो भी वैल्यू दे रखी हो। 55 किस परफेक्ट स्क्वायर से बड़ा है, आप कहेंगे सर 7, तो 7 यहां पे भी लिखूंगा मैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, तो यहाँ पे 49 लिखा हमने, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये सारी चीजें आई होप आप सभी लोगों को आती हैं। तो मेरे पास बचा 6। अब कुछ रहा नहीं मेरे पास यहाँ पे आगे, तो हम पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा, जैसे ही मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो हर बार 2 जीरो मेरी ऐड होती रहेंगे। और यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 7 लिखा था, तो +7 ये आ जाएगा 14। ठीक है, जो ये वाली वैल्यू यहाँ पे ऐड, लास्ट वैल्यू ऐड कर लो, 14 आ गया। अब 14 यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखूं जिसका मल्टीपल में इसके इससे थोड़ा छोटा बने, आप कहेंगे सर 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 150 के आसपास जा रहा है वैल्यू, इंटू 4 600 होता है, 4 रखूंगा तो छोटा, 5 रख दूंगा तो मेरे पास ज्यादा चली जाएगी वैल्यू, तो 4। और यहाँ पे 4 से करा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 16 कम ये हो जाएगा 584, नहीं 576। अब यहाँ पे बचा मेरे पास 24, क्योंकि अब मैं आगे जब इसे सोल्व कर रहा हूं ना, हमें वहां पे आगे तक वैल्यू जा रही है तो थोड़ा और लेना पड़ेगा। फिर 2 जीरो लगाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट में 4 था ना, तो इसमें 4 जोड़ूंगा तो 148 बना। अब यहां से कितने टाइम्स जाएगा ये, 1 टाइम ही लेना पड़ेगा, 2 टाइम नहीं जा सकता, तो सब वो 41, 1 टाइम लूंगा तो 1481, फिर कुछ वैल्यू जाएगी और हम आगे जाके और सोल्व करेंगे इसे। देखो अगर मैं ऑप्शन में देखता हूं, यहाँ पे 41 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, 41 एक में ही आ रहा है ना, यहाँ पे 41 है, लास्ट की 2 डिजिट देखो। अभी क्यों लास्ट की 2 डिजिट बता रहा हूं, आपका आंसर वैसे यहाँ पे आ चुका है, यही आंसर होगा। अब ये क्यों होगा ध्यान से देखना, मैं इसे आगे चाहूं तो सोल्व कर सकता हूं, लेकिन मैंने कहा जब मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अभी भी ऐसे करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस के लिए मुझे एक बार और सोल्व करना चाहिए, लेकिन मैं वो भी नहीं कर रहा। मैं कहूंगा यहाँ पे जब मैं सोल्व करूंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी 7.41, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। तो मेरे पास हो क्या रहा है भाई, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 741, तो रेट आएगा 741 माइनस 100, तो रेट की वैल्यू 641। अगर मैं इसे आगे सोल्व करता तो यहाँ पे एक वैल्यू और आती, तो यहाँ पे ये वो वाली वैल्यू फिर पॉइंट में चली जाती है ना। तो मेरा आंसर क्या होगा, 641 पॉइंट समथिंग होगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली जो ये वैल्यू आ रही थी मुझे उसमें 100 ही माइनस करना था एक तरीके से, या फिर आप ये 741 डिवाइडेड बाय 1 करते हैं तो आप कहते हैं सर एक साल में ये प्रिंसिपल और अमाउंट आफ्टर 1 ईयर का रेशियो ये है, तो हमें ब्याज कितने का मिल गया, आप कहेंगे सर 6.41 का मिल गया, कितने पे, 1 पे, तो 6.41%। हाँ मतलब ये इसका कितना हो गया, 641% हो गया लगभग। और उसके बाद अगर पॉइंट में और खोलते तो एक वैल्यू और आती, तो इतने परसेंट का ब्याज दर रही होगी। इसी तरीके से करते हैं, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑप्शंस देखे तो वहां पे आंसर आ गया था। अगर यहाँ पे 641 पॉइंट में चारों वैल्यू होती तो फिर मुझे एक वैल्यू और आगे तक जाना पड़ता। इसी तरीके से देखो ये वाला सवाल है मेरे पास, कहता है कि कुछ पैसे मैंने ब्याज पे दिए, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे 97 टाइम हो गए, तो आपको बताना है कि मेरा इंटरेस्ट क्या होगा करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो कुछ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सर एक साल में अगर मैं अमाउंट रेशियो प्रिंसिपल बताऊं तो 2 साल में इतना और तो 97 टाइम्स, तो एक साल में 97 रूट में बाय 1, तो 97 को फिर से आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन में फिर से आप देखें, यहाँ पे 1 है, 4 है, 4 है, 7 है, तो देखना पड़ेगा कहां तक हमें जाना पड़ेगा निकालने के लिए। तो 97 किसका परफेक्ट स्क्वायर इससे छोटा होता है, आप कहते सर 9 का होता है, तो 9 जब मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 81, तो यहाँ पे बचा 16। मेरा काम तो चलेगा नहीं, यहाँ पे लास्ट डिजिट 9 थी तो 9 को ऐड करूंगा 18, और यहाँ पे 2 जीरो लगा दूंगा तो पॉइंट लग जाएगा। अब 18 में कितने टाइम्स जाएं आप, वे थोड़ा सा आइडिया आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये लगभग 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है, 9 टाइम्स नहीं जा पाएगा। 8 8 जा 64,
477 कैरी 15, ये वैल्यू आएगी। तो ये आया 96, फिर 2 जीरो आएंगे और यहाँ पे लास्ट 8 लिया था तो 8 ऐड करो, ये 196। और अब कितने टाइम्स जाएगा ये? तो लगभग 5 टाइम जा पाएगा? नहीं, 4 टाइम ही जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे 20 4 2 कैरी 76 और 2 थोड़ा सा 64 256 2 कैरी फॉरवर्ड 4 इंटू 19 76 और 2 78। अब आगे एक और डिजिट आपको आगे तक जाना है तो फिर और मेहनत पड़ेगी हमारी, क्योंकि 8 4 है ना, देखो 8 4 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो वी नीड टू कैलकुलेट अ लिटिल मोर। यहाँ पे आएगा 44 और ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास 17, 2 जीरो और लगेंगी, यहाँ पे 4 था तो 4 को ऐड करें 1968। और ये अब कितने टाइम्स जाएगा देखो, लगभग 2000 या 20,000 बनेगा, 6 टाइम्स जाएगा ना लगभग, ठीक है, नहीं 8 टाइम्स जाएगा, सॉरी 20,000 इंटू में 8 करेंगे तो लगभग 16,000 के आसपास कुछ वैल्यू आएगी, 9 टाइम्स क्रॉस कर जाएगा और ज्यादा कम रहेगा। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी ये आएगी, तो मेरे को पता चला लास्ट में ये वाली वैल्यू आएगी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9.848 डिवाइडेड बाय 1, तो मैं कहूंगा 1 रुपए पे कितने का ब्याज मिल गया? 8.484 का 1 साल में कितने परसेंट मिल गया? 1 से कंपेयर कर रहे हैं तो इतना है, 100 से कंपेयर करते तो 2 जीरो लगा देता तो मैं यहाँ पे ये हो जाता, और यहाँ पे हटा के ये वाली वैल्यू यहाँ पे हो जाती, तो इतने का ब्याज मिलता। तो कितना परसेंट हो गया? 848 पॉइंट, ये 4 नहीं था 8 था, सॉरी 848 9.848, तो 8.848 थोड़ा सा गलत लिख दिया, तो 884.8, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलें आगे। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन के सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है एक फ्लास्क है जो कि 20% सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ है, इसका एक पार्ट निकाला गया और उसे 4% सल्फ्यूरिक एसिड से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद कहता है जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बना जब इन दोनों को मिलाया तो 10% सल्फ्यूरिक एसिड का बना, तो हमें बताना है 20% सल्फ्यूरिक एसिड जो ओरिजिनल था उसका कितना फ्रैक्शन हमने रिप्लेस किया था। कैसे सॉल्व करेंगे? आप कहेंगे सर मान लो मेरे पास टोटल सॉल्यूशन था पहले के, ठीक है, अब इसमें से मैंने क्या करा, के को मैं 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता हूं, एक्स और वाई में। मैं कहता हूं वाई वाला पोर्शन मैंने क्या करा, रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस करा? 4% सल्फ्यूरिक एसिड से, और x% वाला मैंने 20% में ही रहने दिया। ओरिजिनल के मेरा था 20% सल्फ्यूरिक एसिड वाला। तो अब इस 20% वाले सॉल्यूशन को और 4% वाले सॉल्यूशन को मैंने मिलाया तो मुझे मिला 10% वाला सॉल्यूशन। तो किस रेशियो में मिलाया होगा? आप एलिगेशन लगा के निकाल ही सकते हैं, 10 - 4 6% और यहाँ पे 10%, और आप कहेंगे सर ये मिलाया होगा मैंने 3:5 के अंदर, है ना। तो 3:5 में मतलब y मेरा कितना है? 5 रेशियो है अगर, तो मेरे पास ये x कितना रहा होगा? 3 रेशियो रहा होगा। टोटल इनिशियल सॉल्यूशन मेरा कितना था? k, तो x + y था तो वो कितना हो गया? 8 रेशियो। कितना मैंने रिप्लेस करा? y वाला पार्ट, तो y वाला पार्ट कितना है? 5 रेशियो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5/8 पार्ट मैंने रिप्लेस किया है। बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश करिए, आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक्स और वाई जानबूझ के माना समझाने के लिए, वरना तो डायरेक्टली भी बोला जा सकता था। अगला सवाल मेरे पास कहता है एक कैन जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है मिल्क से, 6 लीटर मिल्क को निकाला गया और उसे रिप्लेस कर दिया गया पानी से। इस ऑपरेशन को हमने 4 बार और परफॉर्म किया, तो टोटल कितना हो गया? 4 + 1 5 बार हो गया। जो मिल्क और वाटर का फाइनल रेशियो बनाना मेरे पास वो बना इतना, तो हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ कैन क्या रही होगी। अच्छा देखो, फाइनली मेरे पास मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन रेशियो कितना है? 32:211। तो टोटल क्वांटिटी कितनी रही होगी रेशियो की टर्म्स में? इन दोनों को ऐड कर देंगे
और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई 243 हो गई टोटल। तो मैं कह सकता हूं फाइनल में जो सॉल्यूशन है मेरे पास टोटल रेशियो मिल्क कितना हो गया, आप कहेंगे सर ये 32 है और ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी है 340। अच्छा, हमारे पास इनिशियली सिर्फ मिल्क था, ठीक है, उसमें रिप्लेसमेंट करी, सो 6 लीटर निकाला, उसकी जगह वाटर मिलाया, तो मेरे पास वाटर जो भी बना वो इस तरीके से मिला। तो रिडक्शन किसके अंदर हो रहा है, मिल्क के अंदर हो रहा है। आप देखेंगे कितनी बार हमने रिप्लेसमेंट करी है, 5 बार रिप्लेसमेंट करी है। जब 5 बार हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो इनिशियल पे जाने के लिए इनिशियल जो रेशियो होगा मेरे पास, आप कहेंगे सर कितना रिडक्शन होगा, 5 बार रिप्लेसमेंट करिए तो पावर को हम 1/5 कर देते हैं इनकी, ये 243 है, तो ये मेरे पास 3 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, तो ये आ जाएगा 3:2। तो मैं कहूंगा फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद क्या हुआ, मेरा टोटल सॉल्यूशन अगर इतना था तो मिल्क उसमें क्या रह जाएगा, इतना रह जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट दैट वी स्टडी इन मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो आप देखेंगे इनिशियली हमने कितना करा था, 6 लीटर रिप्लेस करा था, यहाँ पे 3 है, 3 का मिल्क मेरा कितना हो गया 2 हो गया, तो 1 रेशियो कम हुआ, 1 रेशियो रिप्रेजेंट करेगा 6 लीटर को। टोटल सॉल्यूशन 3 रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 इंटू में 6 लीटर, ये हो जाएगा 18 लीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर है या नहीं है? चलें आगे। वरना एक दूसरा तरीका अगर आप करना चाहते हैं, डायरेक्टली रेशियो से इस तरह से दिक्कत आती है तो रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। मान लो इनिशियली मेरे पास x लीटर मिल्क था, ठीक है, ठीक है, आप कहेंगे सर मेरे पास वैल्यू क्या हो रही है, हर एक रिप्लेसमेंट में, या पूरा पहले मिल्क ही था तो सोल्यूशन का मिल्क का जो रेशियो था टोटल वो 1:1 थी कंसेंट्रेशन। अब रिप्लेसमेंट हुई तो मान लो मेरे पास इनिशियली x लीटर सॉल्यूशन था, तो वो कितना हो गया सॉल्यूशन, x-6 हो गया एक रिप्लेसमेंट में, और हम 5 बार रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो इसकी पावर 5, ये किसके बराबर, फाइनली मिल्क की कंसंट्रेशन कितनी बची, आप कहेंगे सर फाइनल में मिल्क है 32, टोटल कितना है 343 है। इस तरीके से भी देख सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई करोगे तब भी आप x का मान निकालेंगे, तो मेरे पास x का मान कितना आ जाएगा, x-6 डिवाइडेड बाई x, ये आ जाएगा 2/3, और 3x 2x x बचेगा, और ये 3 इंटू 6 18। ठीक है, इस तरीके से भी देख सकते हैं। चलूं आगे, ये वही चीज है, दोनों सेम ही चीज करी। कहता है एक कैन है जिसके अंदर पी और क्यू का रेशियो मुझे दे रखा है कितना, 8:7। 5 लीटर मिक्सचर का निकाला जाता है और उसे क्यू से फिल कर दिया जाता है, तो पी और क्यू का रेशियो बन जाता है 2:3। तो हमें बताना है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ लिक्विड पी, लिक्विड पी इनिशियली कितना था सॉल्यूशन के अंदर। तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट चाहे तो रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से चाहे तो हम देख सकते हैं। मैं मान लेता हूं इनिशियली मेरे पास सॉल्यूशन कितना था, x लीटर था, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं मैंने इसमें से क्या करा, 5 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया, तो मेरे पास सॉल्यूशन कितना बचा, आप कहेंगे सर x-5 लीटर बचा। अच्छा, क्या इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है पी और क्यू की वो चेंज होगी, नहीं होगी, वो तो पूरा मिला हुआ है ना। आपके पास एक पतीला दूध का है जिसमें दूध और पानी मिला हुआ है, आपने उसमें से 5 लीटर निकाल लिया, तो तब भी जो बाद में दूध और पानी बचेगा वो उसमें कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगी ना। तो मैं कहूंगा यहाँ पे 5 लीटर निकालने के बाद भी ये मेरा 8:7 ही रहेगा। अब इसके अंदर हमने क्या करा, फिर से 5 लीटर क्या करा, अब हमने इसके अंदर क्वांटिटी 5 लीटर डाल दी क्योंकि, तो अब टोटल सॉल्यूशन फिर से कितना हो गया, x हो गया। अब आप अगर ध्यान देंगे, जब मैं इतना छोड़ दूं, अगर इन दोनों को अगर बैलेंस करने की कोशिश करें, मैंने यहाँ पे क्या करा, p को तो छेड़ा नहीं है, मैंने सिर्फ q इसके अंदर ऐड करा है ना यहाँ पे, तो p अगर छेड़ा नहीं है तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 2 है, तो इसे भी 8 बनाना पड़ेगा, तो इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा 8 बनाने के लिए। तो मैं कहूंगा ये 8:7 था, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 8:12। कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, 5 लीटर के बराबर ही दे रखा है, तो रेशियो मेरे मेंटेन हो गए। इनिशियली सॉल्यूशन कितना रहा होगा, आप कहेंगे सर इनिशियली सॉल्यूशन था मेरे पास x लीटर, यहाँ पे भी x है, कहीं से भी देख लो, तो इनिशियली सॉल्यूशन कितना रहा होगा, 20 रेशियो किसके बराबर हो गया, 20 लीटर के बराबर हो गया। हमें बताना है इनिशियली p कितना था, तो p कितना हो जाएगा, टोटल p प्लस q है 15, p है मेरे पास 8/15 टोटल सॉल्यूशन का p होगा, टोटल सॉल्यूशन कितना है 20 लीटर है। सोल्व करेंगे, हमारे पास
5 से काटूंगा तो नीचे बचेगा 3 और 4 8 इंटू 8 32। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसे अगर आप रिप्लेसमेंट वाले कंसेप्ट से करना चाहें उससे भी कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट किसकी हो रही है, बस ये चीज आपको पकड़ के चलनी पड़ेगी। रिप्लेसमेंट हो रही है हमारे पास P की, किससे, Q से। तो मैं कहूंगा इनिशियली मेरे पास P रेशियो Q 8:7 है, तो मतलब P 8 है, टोटल सॉल्यूशन कितना है अगर 15 है, ठीक है। अब हमने 5 लीटर सॉल्यूशन का निकाला और रिप्लेस करा Q से ना, तो P रिड्यूस हुआ। तो मैं मान लेता हूं इनिशियली सॉल्यूशन मेरे पास X है, X में से हमने क्या करा 5 लीटर निकाल दिया और उसे रिप्लेस कर दिया Q से, तो फाइनली इसका इंपैक्ट P पे कितना पड़ा। फाइनल सॉल्यूशन मेरे पास आया 2:3, तो P अगर 2 है तो टोटल सॉल्यूशन 5 होगा, तो P रह गया 2। ये चेंज आया, तो यहां से मैं X टोटल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, यहां से टोटल सॉल्यूशन निकाल लूंगा और उसका अगर मैं 8/15 कर दूंगा तो 8/15 X ये मेरा P का मान दे देगा। करिए सोल्व करके देख लीजिए। यहां से आप कहेंगे सर यहां से काटूंगा 3 आएगा, यहां से काटूंगा तो 4 आएगा, 4/3, तो x - 5 डिवाइडेड बाई मेरे पास x किसके बराबर 3/4 के बराबर हो गया। तो 4 रेशियो अगर x को रिप्रेजेंट करेगा तो ये x - 5 3 रेशियो मतलब 1 रेशियो कम, तो 1 रेशियो 5 को रिप्रेजेंट करेगा। डायरेक्टली आप यहां से देख सकते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो। आपको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो x का मान 4 × 5 20 आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी कर लो, या तो 4x 3x माइनस करूंगा तो x और 4 × 5 20, वरना मैंने रेशियो वाला कंसेप्ट से देखा कि x को अगर 4 रेशियो मान लेता हूं तो ये मेरे पास ये 1 रेशियो किसके बराबर होगा, इसका डिफरेंस ये है 5 का, तो 1 रेशियो 5 के बराबर। तो मेरे पास x कितना हो गया, 4 रेशियो था तो 4 × 5 20 हो गया। अगर x 20 है तो हमें कितना p बताना है, तो p है 8/15 ऑफ x, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 32/3 आ गई। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। एवरेज का सवाल है, इस टाइप के 3 सवाल है, एक सवाल कराऊंगा बाकी होमवर्क में करना। कहता है मेरे पास मानव की जो एवरेज अर्निंग है ना हर महीने की, पहले 3 महीने की एवरेज है इतनी, अप्रैल में जो पिछले 3 महीने की थी उसका 50% ज्यादा है, और पूरे साल भर की अर्निंग देखे तो एवरेज में इतनी है। तो हमें बताना है कि मानव की एवरेज अर्निंग क्या रही होगी मई से दिसंबर के बीच में। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको पता है टोटल इक्वल कर देते हैं, सम को इक्वल कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। मैं कहूंगा पहले 3 महीने की एवरेज इतनी है, तो सम कितना हो जाएगा 3 × में 2 4 3 2 8। चौथे महीने की इसका 50% ज्यादा, तो इसका 1.5 गुना हो जाएगा ना, तो 2 4 3 2 8 इंटू में 1.5। अब बचे 8 महीने, 3 महीने और 1 महीना, 4 महीना गुजर गया। 8 महीने की एवरेज मान लेता हूं x है, ये टोटल के बराबर हो जाएगा। 12 महीने की एवरेज कितनी है इतनी, तो सम कितना हो जाएगा 12 7 6 8 6 7। सोल्व करके आपको x का मान बताना है, क्वेश्चन खत्म। अब 4 ऑप्शंस हैं, कैलकुलेशंस हैं, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप जो कॉमन है पहले वो काट लो। आप देखो यहां पे अगर मैं 3 और 1.5 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहां पे क्या कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ गया और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4.5। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना कैलकुलेशन कम करने के लिए, वरना बार बार कैसे लिखेंगे। अब देखो ये 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है और ये भी 4 से कट रहा है, लास्ट की 2 डिजिट, तो 4 से काट लीजिए, ठीक है। अगर मैं 4 से काटता हूं तो 8 से नहीं कट पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ओड है और ये 4 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा मेरे पास अच्छा। अगर आप ये काटना ना चाहें, बिना काटे भी आगे बढ़ना चाहें, तो आगे बिना काटे भी बढ़ा जा सकता है। आप यूनिट डिजिट से भी ट्राई कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। मेरे पास 4 डिफरेंट यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो अगर मैं बिना काटे करूं, चलो मैं थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करना चाहता, मैं बिना काटे क्वेश्चन को सोल्व करना चाहता हूं, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 4.5 को तो फिलहाल मैं 9/2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर दो कि मैं पहले इसे 2 से काट देता हूं, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी 12164 इंटू में दिस। अभी भी मुझे पता है ये वाली वैल्यू मेरी 4 से कट जाएगी, काटना चाहूं मैं अब भी काट सकता हूं, बट नहीं, यूनिट डिजिट से देखने की कोशिश करेंगे। 9 चौक 36 6 7 दूनी 14 4, इसमें से इसे घटाऊंगा तो 14 में से 6 घटाऊंगा तो 8 और डिवाइडेड बाय 8 x। अब मेरे पास 8 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो मेरी यूनिट डिजिट क्या आएगी, लास्ट में क्या बचेगा। तो आप कहेंगे सर 8 की टेबल में 2 बार 8 आता है, एक तो बंजा में आएगा 8 और 8 को अगर मैं 6 करता हूं तब भी 8 आता है यूनिट डिजिट में। तो इसे काटने के बाद वैल्यू जो होगी मेरी या तो 1 होगी या 6 होगी।
दुर्भाग्य ये है इस क्वेश्चन में कि ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। अगर 1 और 6 दोनों की जगह सिर्फ एक होता ना तो मैं डायरेक्टली अपना आंसर मार्क कर देता, लेकिन अभी क्योंकि दोनों चीजें दे रखी हैं तो मुझे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अच्छा, और चीज क्या दे सकते हैं? आप कहेंगे सर देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों जाके सबट्रैक्ट होंगे और 8 से डिवाइड करना है, तो मुझे पता है इंटीजर वैल्यू में आंसर है तो पूरा कट रहा होगा। ये मेरा 3 से कट रहा है, 12 में 3 का मल्टीपल है, 9 में भी 3 का मल्टीपल है, तो जो मेरा आंसर होगा वो 3 से भी कटेगा। इन दोनों में से देखो 3 से कौन से कटने वाली वैल्यू है? सम ऑफ डिजिट 3 से कटना चाहिए, तो मेरे पास 2 और 6 8 9 और 15 3 से कट रहा है। क्या ये 3 से कट रहा है? 6 और 3 9 और 2 11, ये 3 से नहीं कट रहा, तो मेरा आंसर क्या होगा? ये होगा। क्लियर? तो ये थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो कर सकते हैं, वरना कैलकुलेशन करना तो कैलकुलेशन कर लो। ये बच्चों को डिफिकल्ट इसलिए लगा होगा क्योंकि कैलकुलेशन में फंस गए होंगे, तो मैंने आपको बताया कैसे देख सकते हैं। ऐसे ही एक और सवाल इसी तरीके का कहता है कि पहले 3 महीनों का एवरेज है उतना, फिर जो अगले महीने की सैलरी है वो 25% ज्यादा है पहले 3 महीने के से, जो एवरेज सैलरी बन रही है 12 महीने की वो इतनी है, तो 8 महीने की जो बीच के महीने हैं मई से दिसंबर, उनका एवरेज बता दो। तो आप कहेंगे सर ये देखो 25% ज्यादा है, तो 25% ज्यादा क्या होता है? 5/4 होता है। ठीक है, अब पहले तो उसमें 3 से करूंगा मैं, तो मेरे पास 8784 इंटू में 3, फिर प्लस में 8784 इंटू में 5/4, तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं 3 + 5/4, ये होगा पहले 4 महीने की सैलरी का सम, फिर 8 महीने की सैलरी x, और ये किसके बराबर? 12 इंटू में 99085। ठीक है, ये इसके बराबर हो गया। बिल्कुल सेम सवाल है, सोल्व करके आपको बताना होगा कि आंसर क्या आएगा मेरे पास। इसे सिंप्लीफाई करूंगा, 4 × 12 और 5 17/4 आएगा। अच्छा, इसमें 4 से कटने का ऑप्शन भी हमारा खत्म हो जाएगा, क्यों? जैसे देखते हैं यहाँ पे 4 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू 2 जा, फिर 1 जा, 9 जा और 6 जा। अच्छा, 4 से कटेगा अभी भी, ठीक है। अब ये देखो कैलकुलेशन थोड़ी तो मुश्किल है, लेकिन आप देखेंगे ये 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है और ये भी 4 से कट रहा है, तो आप 4 से पहले काट लो, वरना यूनिट डिजिट से देखना चाहो तो यूनिट डिजिट से ट्राई करते हैं ना भाई। 2 × 5 10, 0 आएगा, 7 × 6 42, 2 आएगा, तो 10 में से 2 को घटाऊंगा तो यहाँ पे बचेगा 8। x की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 8 आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या होगी फिर से? 1 होगी या 6 होगी? 6 तो दे नहीं रखी, 1 दे रखी है, तो यही आंसर हो जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर है या नहीं है? दिस इज हाउ यू कैन डू यूजिंग द यूनिट डिजिट। ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, आंसर आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, सिमिलर बिल्कुल सेम वैल्यूज। मतलब पेपर के लेवल को मेंटेन करना होता है ना, तो इस तरीके से लाइन से सिमिलर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सेम डिफिकल्टी लेवल, सब कुछ सेम। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। कहता है जो नंबर है ना ये किससे डिविजिबल है? 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं यहाँ पे। अब देखो पहले तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो इससे तो नहीं है। 9 और 11 में चेक करना पड़ता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट मेरी 4 से कटनी चाहिए, तो ये तो 74 तो मेरा 4 से नहीं कटेगा, तो इससे भी नहीं है। या तो 9 से या फिर 11 से। अब इन दोनों में डिविजिबिलिटी रूल आसान किसका है? आप कहेंगे सर दोनों से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों में से एक आंसर होगा, तो पहले मैं 9 से चेक करता हूँ। 9 का आसान है, सम ऑफ डिजिट, और जहां जहां 9 आएगा काटते चलो। तो 8 और 1 9 कट गया, ठीक है, ये 9 कट गया और ये 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, ठीक है। बाकी अब सम करके देख लेते हैं, जो ऊपर ऊपर से कटा, 12 14 22 ये कट गया, 23 और 4 27। सम ऑफ डिजिट बन रहा है 27, मतलब 9 से कट जाएगा, तो यही आंसर है। इससे डिविजिबल है, 11 से भी नहीं कटेगा। फिर चले आगे। ये क्वेश्चन दे रखा था एग्जाम में, कहता है इसे वल्गर फ्रैक्शन में स्प्लिट कर दो, जैसा कि फ्रैक्शन ये है। कैसे सोल्व करेंगे? देखो इसमें मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, या तो आप पहले इन दोनों को कंबाइन करके कंबाइंड फ्रैक्शन बनाओ फिर सोल्व करो, या फिर आप डायरेक्टली भी यहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर आप कैसा करना चाहें। देखो जब भी जैसे मान लो इसे मुझे नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 के बाद पॉइंट 1 2 3 के ऊपर बार है ना, तो कितनी वैल्यूज के बार है? पॉइंट के बाद एक वैल्यू पे बार है, तो जितनी वैल्यू पे बार है 1, तो मैंने लिख दिया ये। कितनी वैल्यू पे बार नहीं है पॉइंट के बाद? 2 पे नहीं है, तो 2 0 लगा दो।
ऊपर क्या बचेगा मेरे पास, ये पूरा नंबर है इट इज 1 2 3, पॉइंट बार सब भूल जाओ, माइनस में वो वैल्यू जिनके ऊपर बार नहीं है, ठीक है, वो है 1 2, ये आ गया प्लस। ऐसे ही यहां पे करेंगे, पॉइंट जीरो के बाद दो वैल्यूज है, दोनों के ऊपर बार है तो दो 9 आ जाएंगे मेरे पास, और यहाँ पे ये 39 है, दोनों पे बार है तो ये 39 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक, सोल्व करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। 123 माइनस में 2 12 करेंगे तो 111 आएगा, 39 डिवाइडेड बाय 99 आएगा। आप यहां पे देखो दोनों चीज आपकी 3 से कट रही है, ये 13 डिवाइडेड बाय 33 आ जाएगा मेरे पास, और ये 300 आ जाएगा मेरा, 3 से काटूंगा तो 37, यही है। अब इनका अगर एलसीएम लेंगे तो ये 3 इंटू 11 है, ये मेरे पास 3 इंटू 100 है, तो इधर 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे इधर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थ्री इंटू 100 इंटू में 11 आएगा, ऊपर इसमें 11 से मल्टीप्लाई करूंगा 704, और इधर आएगा मेरे पास 1300, 1707 भाग, अब देखो चार ऑप्शन में 1100 दे रखा है ना, तो मुझे पता है 3 से कटनी चाहिए वाली वैल्यू, तो 3 इंटू 1100 लिखूंगा, 3 से काटो, 7 दूनी 14 1 15 कटी जाएगी, तो मेरे पास 5 6 9, ये वाली वैल्यू आ गई। सारे ऑप्शंस भी काफी ज्यादा क्लोज थे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है करने का, आप कहेंगे सर ये 1 2 3 पे बार है ना, तो इसे ऐसे लिख दो 0.123333, कोई दिक्कत नहीं। 0.39 पे बार है, 393939, ऐसे चलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली देखो क्या आएगा यहाँ पे, ये 12 बनेगा तो 2 एक कैरी फॉरवर्ड, ये हो गया 7, फिर ये 12, फिर ये कैरी फॉरवर्ड 7, फिर ये 12, फिर एक कैरी फॉरवर्ड 7, फिर ये 12, एक कैरी फॉरवर्ड 5, ठीक है। और इससे आगे बढ़ते अगर हम 3, फिर यहाँ पे 3 आता तो ये फिर से मेरे पास 7 बनता। ये मैंने थोड़ी सी गलत लिख दिया, यहाँ पे 11 आएगा ना, 51 है, तो 0.5172 के ऊपर बार आ रहा है। इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो 2 पॉइंट के बाद 2 वैल्यू पे बार है तो 99, उसके बाद 2 वैल्यू है जिन पे बार नहीं है तो 2 0, और 5172 माइनस में आप यहाँ पे 51 कर देंगे, तो आपके पास ये वाली वैल्यू क्या बचेगी, ये 51 काटा तो 5121, 9 से काट देंगे तो 1100, और ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी पंजे 46 निम्मा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला सवाल हमारे पास अब ये दे रखा है, देखो बिल्कुल सेम सवाल है, 0.123 पे बार, 0.0112 पे बार और +3, और ये चार चीजें दे रखी हैं। तो अब देखो 3 तो अलग है ना, कुछ नहीं है, तो 3 तो ये बाहर ही है, ये सारी वैल्यू, जिसे मैं यही तो लिख सकता हूँ 3 + 135 डिवाइडेड बाय 990, है ना, ऐसे ही है, तो ऐसे इधर भी है, तो इस 3 को तो छेड़ो ही मत, जो भी वैल्यू आएगी हमें ये कंप्यूट करना है और आंसर निकालना है। और ये कंप्यूट करने के लिए भी मैंने बताया बेटर तरीका क्या है कि हम इसे पूरा को लिख के यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई कर ले, 1 2 3 3 3 3 ऐसे लिख लिया, 0.012121 ऐसे चलेगा ना, तो ये 4 हो गया, 5 हो गया, 4 5 3 1, तो मुझे समझ में आ रहा है 0.1354 पे बार, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 9900, और यहाँ पे 1354 - 13 यही होगा, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी
1341 डिवाइडेड बाय और इसमें लास्ट में क्या कर देंगे +3 तो है ही आपके पास, है ना। अब देखो वैसे तो यहाँ पे 4 और 4 8 और 1 9, ये 9 से कट जाएगा मेरे पास, बाद में 3 तो आप लगा ही देना ये वाला। अगर मैं इसे 9 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास बनेगी 1100 और ये वाली वैल्यू 1 जा 4 जा 9 जा, ये मेरा आंसर आएगा इसका। ये तो वैसा हो गया और 3149/10100। अब देखो एग्जामिनर ने क्या गलती करी है, उसने आंसर जो मार्क कर रखा था वो ये वाला आंसर मार्क कर रखा था 134/990। उन्होंने क्या करा, ये 0 हटा दी, ये 1 हटा दिया, तो 134,990 बस ये रख दिया और कह दिया 3134/990 ये आंसर है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। इस तरीके से नहीं देना चाहिए, या तो पूरा ऐसा देते, 1 0 यहाँ पे लगाते, हम 1 लगाते, अदरवाइज ऐसा करते। कहाँ लिखा है अप्रोक्सीमेशन में आंसर देना है, ठीक। तो दिस इज रॉन्ग, आंसर विल बी दिस। अगला सवाल हमारे पास कहता है 40 की पावर 0.11 ये x के बराबर है, 40 की पावर 0.1 ये y के बराबर है, x की पावर z y स्क्वायर के बराबर है, तो z किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत इजी सवाल है। आप कहेंगे सर x जो है ना यहां रख दो, तो 40 की पावर मेरे पास 0.11 ये तो x हो गया, इसकी पावर z यह बराबर हो गया y है 40 की पावर 0.1 और इसकी पावर 2 कर दिया। हमें पता है ये अगर मैं होल पावर करता हूं तो एक्चुअली में ये सिंप्लीफाई होके क्या बनता है, ये बनेगा 40 की पावर 2, ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, ये 2 नहीं है z है, तो z और यहां पे 40 की पावर 2 इंटू में, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो आप कहेंगे सर z इंटू में 0.11 ये बराबर है 0.2 के, पॉइंट हटा दूंगा तो यहाँ पे 0 लग जाएगी, z का मान 20/11, तो ये वैल्यू 1.8 कुछ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके का एक और सवाल फटाफट से हम कर लेंगे। क्या आएगा इसका आंसर, आप देखिए यहाँ पे x है y है, बेस दोनों का सेम दे रखा है तो कुछ नहीं करना, x की पावर z मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई 0.83 में z से मल्टीप्लाई, और ये पावर 5 है और इसमें 5 इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0.9 से तो 0.45 आएगा, है ना। z का मान बताना है तो 0.83 इधर ले जाओ, पॉइंट हटाया, ये करा। आप देखेंगे 4 ऑप्शन देखो 3.5, 0.8, 0.9, ये 83 का आधा कितना होता है 41.5, है ना, तो ये तो इसके आधा के आसपास है ना, तो 0.54 समथिंग कुछ जाएगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो दिस इज माय आंसर, खत्म। मेंसुरेशन के सवाल देखते हैं जो पूछे गए थे, कैलकुलेटिव बनाए गए हैं जबरदस्ती इजी सवालों को भी। कहता है मेरी छोटी बहन एक कोनिकल बैग में जैम्स भर रही है, जैम क्या होते हैं, अलग अलग तरह के रत्न होते हैं। कहती है कैपेसिटी बैग की क्या है 75.36 क्यूबिक इंचेस है, स्लांट हाइट बता दो कोन की क्या होगी, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इफ द डायमीटर इज 6 इंचेस। अब कोन की बात करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास ये रेडियस होता है, ये हाइट होती है और ये हमारी स्लांट हाइट होती है, कुछ रिलेशनशिप होती है। वॉल्यूम होता है मेरे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मेरे पास स्लांट हाइट होती है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ ले तो वो पाई आर एल होता है, टोटल सरफेस एरिया पूछ ले तो ये वाली वैल्यू मेरे पास पाई आर एल प्लस आर होता है, ठीक है। ये 4 रिलेशनशिप आती है, इसी पे बेस सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो वॉल्यूम दे रखी है 75.36, तो ये किसके बराबर होगा 1/3 इंटू में पाई 3.14 लेना है, इंटू में रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास, डायमीटर अगर 6 है तो रेडियस हो जाएगा 3 इंच, तो 3 इंटू 3 इंटू एच, यहां से एच का मान निकाल लेंगे, एच का मान मिल जाएगा तो स्लांट हाइट निकालेंगे। क्लियर। कैलकुलेशन आप देखेंगे यहाँ पे 2 पॉइंट है तो पॉइंट हट ही जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, अब ये 3 से पहले तो ये काट लो, तो मेरे पास 25 12 और ये 314 से डायरेक्टली मेरे हिसाब से कटना चाहिए एच की वैल्यू के लिए। आप देखेंगे यहाँ पे 3 का टेबल
8 कुछ जा रहा है, 3 इंटू 8 24 और 14 इंटू 8 112, तो 2400 प्लस 112 कितना आएगा, इतना ही तो आएगा 2512, तो ये कट जाएगा, मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी 8, वरना 4 में किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 आए आप कहेंगे 3 है, 8 3 टाइम्स तो जा नहीं रहा, 8 टाइम्स आए, पूरा कट रहा है, तो 8 आ गया। अब मुझे बताना है स्लांट हाइट, तो ये रूट में 8 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3 स्क्वायर, 64 प्लस 9 रूट में 73। भाई अब 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपको ये निकालना है रूट 73 क्या होगा, कोशिश करते हैं। 73 8 आएगा, 64 लिखूं यहाँ पे, ऊपर तो 8 ही लिखना था, ये आएगा मेरे पास 9, फिर 2 जीरो लगेगी, पॉइंट लगेगा, 8 और 8 16 आएगा, कितने 5 टाइम्स आएगा 5, 8.5 वाले भी 2 ऑप्शन है, फिर उसके बाद 4 वाले भी फिर एक और प्लेस तक करना है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। ये 825 आ गया, 75 0 0, यहाँ पे 5 था तो 5 जोड़ा 170, कितने टाइम से आएगा 4 टाइम्स आएगा, 16 और 6 8, फिर मेरे पास यहाँ पे इसमें 4 जोड़ेंगे तो मेरे पास ये आएगा 1708, और इधर कोई वैल्यू आएगी और इधर बचेगा 84 और 6, अब 2 जीरो लगा दो, 1708 के बाद कौन सी वैल्यू रखूं, 68 4 टाइम्स आता है ना, लगभग 5 टाइम्स तो नहीं हो पाएगा, तो 4 ही आएगा यहाँ पे, तो एक और 4, तो 8.544, दिस इज माई आंसर। फालतू की कैलकुलेशन इतनी ज्यादा करवा रहे हैं, कैलकुलेटर ही दे दो उससे बढ़िया। चलो अगला सवाल हमारे पास, एक सॉलिड कोन है जिसका डायमीटर ऑफ बेस 24 दे रखा है, तो रेडियस हो गया 12, हाइट दे रखी है 21, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज कट इनटू 3 पार्ट्स पैरेलल टू बेस, ओके ढंग से बना लेते हैं जिससे समझने में दिक्कत ना आए आप लोगों को। मेरे पास एक कोन है, ठीक है, जिसका रेडियस ऑफ बेस हमें 12 दे रखा है, उसकी हाइट हमें 21 दे रखी है, बेस से हमने इसे 3 पार्ट में कट किया पैरेलल टू बेस, एक हाइट से हमने 7 सेंटीमीटर ऊपर कट लगाया, कुछ ऐसा कट लगा होगा, फिर एक 14 मीटर ऊपर, तो 7 और 7 और जोड़ दो, तो एक यहाँ पे कट लगाया होगा हमने कुछ ऐसे, तो ये भी बचा कितना, टोटल 21 था, 7 7 14, ये बचा 7। जो ऊपर वाला कौन बचा ना, हमें ये बताना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई 3.14 लेना है, तो 3.14 इंटू में रेडियस कितनी हो गई। आप ध्यान से देखिए हमारे पास जो हाइट है कितनी हो गई, 21 है, ये 7 है, हाइट क्या हो गई 1/3 हो गई ना। अगर हाइट हमारी 1/3 हो गई, ये क्या है h/3 हो गई, तो रेडियस भी मेरा उसी रेशियो में बढ़ जाता है, ये भी कितना हो जाएगा 12/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो मेरे पास जो ऊपर वाला कोन है उसके अंदर ये 7 है, ये 4 है, स्लांट हाइट निकालेंगे तो इनका 49 प्लस 16 रूट 65 आ जाएगा, तो पाई इंटू में रेडियस है 4 और इंटू में स्लांट हाइट है रूट 65, 14 4 जा 56, 14 3 जा 12, ठीक है, दिस इज माय आंसर। अगला सवाल कहता है एक सिलेंडर है जिसका रेडियस हमारा 12% डिक्रीज हुआ, हाइट बढ़ गई 175% से, तो हमें बताना वॉल्यूम में परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस मेरा डिक्रीज हुआ 12% से, तो 88% आ जाएगा, 88% मतलब 22/25, पाई पाई तो कट जाएगा, ये वॉल्यूम न्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ओल्ड की बात कर रहा हूं मैं। और हाइट की अगर बात करूं, हाइट 175% बढ़ गई, 175% कितना होता है 7/4, तो पहले 4 थी 7 और बढ़ गई, तो 11/4 हो गई,
हमें बताना है कि कितना चेंज आएगा। अगेन मैं कोशिश करूंगा सिंप्लीफाई करने के लिए, नीचे 1000 या 100 बना लूँ। तो ये देखो 25 इंटू 4 तो 100 होता है, तो यहाँ पे 25 है तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, तो नीचे मेरे पास 10,000 हो जाएगा। कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 22 22 11 4, तो 11 का क्यूब तो आपको पता है ना, इसे ब्रेक करो 11 इंटू 2, 11 इंटू 2, 11 का क्यूब 1331 होता है। 2 2 जा 4 4 जा 16, 16 का टेबल भी आपको पता है, इंटू 16 यही आएगा, और सोल्व करके आपको आंसर बताना है। क्लोजेस्ट इंटीजर लेना है ना हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन या यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते, क्लोजेस्ट पूछा है, एक्चुअल नहीं पूछा। 16 1 जा 16, 1 कैरी, 49 4 कैरी, 52 5 कैरी, 21, ये वैल्यू आएगी। 1000 से कंपेयर कर रहे हैं तो इतना है, 100 से कंपेयर करेंगे तो इतना होगा 212.96। क्लोजेस्ट इंटीजर कितना बढ़ गया, 112.96%। नियरेस्ट इंटीजर करूंगा तो मेरे पास 113% आएगा। अब ये 113% को क्या लिखते हैं, परसेंट को डिवाइडेड बाय 100 करके हम क्या लिखते हैं, 1.13। दिस विल बी आंसर। परसेंटेज की जगह ना पॉइंट में ऐसा लिखा हुआ है, बात वही है। कहता है एक होलो स्फेरिकल सेल है जो कि मेटल का बना हुआ है, जिसकी डेंसिटी हमें इतनी दे रखी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस 2 और 4 दे रखा है, तो हमें बताना है वेट क्या होगा। आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हमें वेट बताना है डेट इज मास, तो वो डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम हो जाती है। डेंसिटी 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो 6 वॉल्यूम किसकी, स्फेरिकल सेल की क्या हो जाएगी। खाली अगर होलो स्फेरिकल सेल है तो आउटसाइड वॉल्यूम माइनस इनसाइड वॉल्यूम कर लेते हैं, वो था 4/3 पाई, पाई का मान 22/7, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस 4 और 2 है, दिस विल बी माय आंसर। 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं, क्लोजेस्ट वगैरह कुछ दे रखा है क्या, नहीं। केजी में वेट बताना है, यहाँ पे पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर है, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये ग्राम में मेरे पास वेट आएगा ना, केजी में करने के लिए 1000 से वो डिवाइड कर। हाँ 64 माइनस 8 56, 7 से काटूंगा 8, 3 से ये कट जाएगा 2, ठीक है। अब 1000 पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा, क्योंकि 5 का कोई मल्टीपल ऊपर दिख नहीं रहा। 3 डेसिमल प्लेसेस तक 2 आंसर दे रखे हैं, तो एक्चुअल वैल्यू में आंसर होगा, यूनिट डिजिट से कर लो, तो 8 दूनी 16 और 8 8 6 48.8, तो दिस विल बी माय आंसर। लास्ट में 8 आएगा। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगन ए बी सी डी ई इन स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर ए ई इतना है, ए बी इतना है और बी सी डी एक स्क्वायर है। देखो ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग में मिस्टेक है। मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे पॉलीगन दे रखा है, 5 साइड्स हैं और उसमें एक स्क्वायर भी दे रखा है, तो मैंने कहा चलो बी सी डी ई, ये एक स्क्वायर हो गया। स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, सारे एंगल 90 के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसमें एक साइड और डालना चाहूं तो हमने कहा चलो एक साइड डाल देते हैं ये ए, तो ये बन गया मेरे पास क्या, पॉलीगन ए बी सी डी ई। इसमें कहता है कि ए ई थोड़ा सा मैंने लिखने में गलती कर दी, ए बी सी डी ई ऐसे ही तो लिखेंगे सीक्वेंस में, बी सी डी ई है ना, ठीक है। तो ए ई मेरे पास 20 है, ए बी 15 है। आप बताओ इसका एरिया क्या होगा। क्या मैं बता सकता हूँ इसका एरिया क्या होगा। देखो इस ऊपर वाले ट्राइंगल को भी अगर मैं देखूं तो मुझे बस इसकी 2 साइड गिवन है, तो क्या मैं 2 साइड से खाली ये वाली साइड निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। और अगर ये वाली साइड नहीं निकलेगी तो इस स्क्वायर का एरिया नहीं निकल सकता, और ना ही इस ट्राइंगल का एरिया निकल सकता खाली 2 साइड से, है ना। क्योंकि हमें क्या पता, देखो ये एक मैंने बना दी 15 और एक बना दिया मैंने 20, तो वो ऐसे जाएगा तो एरिया ऐसा कुछ बनेगा, 90 डिग्री पे होगा,
एरिया क्या होता है ऑफ अ ट्राइंगल, ये होता है हाफ ए बी साइन थीटा, ये होता है ना एरिया। क्या होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, हाफ ए बी साइन थीटा। तो एंगल जो इनके बीच में है ये डिसाइड करेगा, अगर ये 60 डिग्री होगा तो अलग एरिया आएगा, 30 डिग्री होगा तो अलग एरिया आएगा, है ना। तो ये एंगल नहीं दे रखा तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकता, ना सामने वाली साइड निकाल सकता, ना कर सकता। इस क्वेश्चन में जो मिसिंग है, अगर मैं आंसर के हिसाब से जाऊं जो एसएससी रेलवे ने आंसर दे रखा था, तो इसमें एंगल ए हमारा 90 डिग्री होना चाहिए था। अगर 90 डिग्री होगा तो हम आंसर निकाल लेंगे। और जो ऑप्शन में सही आंसर मार्क किया हुआ था आंसर की में, वो 90 डिग्री मान के ही आ रहा है। 90 डिग्री अगर मैं इस एंगल को बना लेता हूं तो ये 90 डिग्री है, तो चीजें आसान हो जाएंगी। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वाली साइड निकल जाएगी। 15 20 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, आप कहेंगे सर 25 के साथ, तो ये वाली दूरी आ जाएगी 25। अब एरिया अगर बताना है तो इस ट्राइंगल का एरिया तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और नीचे इसका एरिया कितना हो जाएगा 25 इंटू में 25, तो ये 10 और इंटू 15 150, 625 तो 775। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही आंसर की में दे रखा था। ये कब होगा, जब ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो मैंने ये अपडेट कर दिया क्वेश्चन को आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन ये था, इसका आंसर भी रॉन्ग दे रखा था। क्या आ रहा था कि सरफेस एरिया बता दो एक स्फीयर का जिसका डायमीटर 92 है, डायमीटर 92, रेडियस 46, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई दिस स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई को क्या लेना है वो भी नहीं बता रखा, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो, क्योंकि 22/7 लोगे 7 से घटेगा नहीं, तो कैलकुलेशन तब भी बढ़ेगी आपकी। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या लेना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं एक रफ आइडिया के लिए आपको समझाने के लिए भी करूं कि चलो मैं 3.14 ले लेता हूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा। आप कहेंगे सर 4 3 12 अप्रोक्सीमेटली, और इसमें 46 का स्क्वायर होता है 2116, ठीक है। स्पीड होनी चाहिए इतनी, डायरेक्ट ही निकाल लो। तो 2000 में 12 गुना करूंगा तो 24,000 से तो ज्यादा ही आंसर आएगा ना मेरा। चार ऑप्शन सारे ही है मेरे 8,000 9,000, तो ये गलत है। यही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप या तो 22/7 से निकला होगा या फिर उससे, तो आप इसे देख लेना। चार ऑप्शन गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन था रॉन्ग था, जिसमें कह रहा है डायमीटर इतना है, सरफेस एरिया बताओ स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर निकालूंगा तो ये आएगा मेरे पास। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ही गलत है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल थे, 3 सवाल हैं, तीनों गलत थे। इसका आंसर भी रॉन्ग है, इसका आंसर भी रॉन्ग है, और इसका आंसर भी रॉन्ग है, ठीक है। मैं आपको करा देता हूं, ये मैंने अभी आरआरबी जेईई के टॉप क्वेश्चंस कराए थे, उसमें भी सिमिलर पैटर्न से कराया था, और बेस्ट तरीका भी बताया था। इसे पढ़ते पढ़ते भी क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है, अगर बिल्कुल सेम रिपीट हो जाता है। कहता है एक आदमी चल के जाता है व्यू पॉइंट पे, या मान लो यहां से स्टार्ट करा, यहां से वॉक करके गया, और वापिस स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है ड्राइव करके, ठीक है, यहां पे आता है। तो इसे पूरी जर्नी में जो टाइम लगता है वो लगता है 8 घंटे 30 मिनट का। लेकिन अगर ये दोनों रास्ते जाने में भी और आने में भी ड्राइव करे तो 5 घंटे गेन करता है, मतलब 5 घंटे अपने बचा लेता है। गेन करने का मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से बचा लेता है अपने। तो हमें बताना है अगर वो दोनों रास्ते जाए भी पैदल और आए भी पैदल तो कितना टाइम लगेगा। सीधा सीधा आंसर है। आप देखो, मैं मान लेता हूं उसे, ये डिस्टेंस जो है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं हम डी। डी डिस्टेंस जाने में पैदल जाएगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस जाने में WT। ड्राइव करके जाएगा डी डिस्टेंस तो उसे कितना टाइम लगेगा। इसे कार ड्राइव के लिए कार ले लेता हूं, ज्यादा सही रहेगा। तो मैं कहूंगा उसे टाइम लगेगा CT। डी डिस्टेंस को कवर करने में टोटल टाइम कितना लग गया, उसे लगा 8 घंटे 30 मिनट, ठीक है। 8 1/2 लिख सकता हूं। अब अगर दोनों काम वो क्या करें, कार से करें, तो कितना टाइम लगेगा। आप कहेंगे सर ये मेरे पास कितने घंटे बचा रहा है, 5 घंटे बचा रहा है ना, तो इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करो, तो मेरे पास कितना टाइम लगेगा, 3.5 घंटे लगेंगे। हमें बताना है अगर जाए भी चल के और आए भी चल के तो WT डबल लगेगा ना, तो 2x WT का मान बताना है। वो किसके बराबर हो जाएगा। आप कहेंगे सर इन दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सोल्व कर लो। अब इसमें से मैं क्या करूंगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस वाली इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो 2CT कट जाएगा, 2WT बचेगा। 8.5 को 2 से गुना करूंगा, कितना हो गया 17। 17 में 3.5 घटाया तो कितना बचा मेरे पास, 13.5 बचा या नहीं बचा, तो 13.5 घंटे लगेंगे। क्लियर। जब पैदल चल के जाएगा और आएगा, 13.5 कहीं भी नहीं दे रखा, चारों ऑप्शन रॉन्ग है। 13 आवर 30 मिनट्स लगेंगे। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। ऐसी 2 क्वेश्चन और हैं, उसमें भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको टेक्निक पता चल गई है तो कुछ नहीं, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स एग्जाम में ऐसे कर लेना,
कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना आपको यहाँ पे दिख रहा था कि भाई मेरे स्टेप्स क्या होंगे, ये 8.5 है, वहां पे क्या है 5 घंटे बचा रहा है, तो इसमें से 5 घटाऊंगा तो मेरे पास ये बचेगा 3.5। मेरा आंसर क्या आएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट 17 माइनस 3.5 दैट इज 13.5। ठीक है, वरना इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है तो आप इसे यहाँ पे 3.5 भी मत लिखो, इतनी भी कैलकुलेशन मत करो, इसे आप डायरेक्टली 8.5 माइनस 5 था ना, यही तो बचा रहा था वो, ये करना है। अब ट्वाइस इंटू दिस, जब आप कर रहे हो ये वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर उसमें से ये माइनस 8.5 करोगे तो मेरे पास 8.5 ही बचेगा और उसमें से प्लस ये 5 है। इसे सिंप्लीफाई करके मेरे पास क्या बचा, ये बचा 13.5। तो आपका आंसर क्या हुआ अगर पैदल करके जा रहा है, 8 घंटे 30 मिनट पहले लग रहे थे और जितने घंटे यहाँ पे सेव कर रहे हैं ये और जोड़ दो इसमें, तो 8 जमा 5 13.5। क्या आंसर आ गया, आ गया। अब बाकी के दोनों क्वेश्चन कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मेरे पास कहता है कि एक बंदा क्या करता है, चल के जाएगा, गाड़ी से वापस आएगा तो इतना टाइम लगेगा, दोनों रास्ते गाड़ी से कवर करेगा तो इतने घंटे बचा लेगा, दोनों रास्ते पैदल कवर करे तो कितना टाइम लगेगा। आप कहेंगे सर 9 घंटे 30 मिनट है, यहां पे कितना और सेव कर रहा है 7 घंटे, तो इसमें 7 घंटे को जोड़ दो, आंसर आ गया 16 घंटे 30 मिनट। दिस इज माई आंसर। ठीक है, चारों ऑप्शन में 16 घंटे 30 मिनट कहीं नहीं है, चारों ऑप्शन क्या है, गलत है। ये आंसर की वाले सवाल है। और ऐसे ही मेरे पास एक और सवाल है, ये कहता है पैदल जाएगा गाड़ी में आएगा तो 3 घंटे 30 मिनट लगते हैं। अगर दोनों रास्ते गाड़ी से कवर करे तो कितने घंटे सेव कर लेता है, 3 घंटे। दोनों रास्ते पैदल कवर करेगा तो कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे सर 3 और 3 6 घंटे और 30 मिनट। यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। चार ऑप्शन अगेन गलत है। ये सारे टाइप्स एसएससी ने गलत, रेलवे वालों ने गलत बना दिया। ठीक है, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन गलत डालते हैं। ठीक है, तो सबको नंबर मिलेंगे, इसमें रिप्रेजेंटेशन लगा दी होगी अगर बच्चों ने तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। आई होप आप सभी लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप आरबी से ऑफिसर बैच के साथ अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन में अभी और इंप्रूवमेंट का स्कोप है और एक डेडिकेटेड तरीके से आप अपने एसएससी या रेलवे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, ऑफिसर बैच के अंदर सभी सब्जेक्ट्स की सारी क्लासेस आपको एक जगह मिल जाएंगी, तो आपको अलग अलग भटकना नहीं पड़ेगा। सारी क्लासेस बेस्ट तरीके से हमने अरेंज की हुई है जिससे कि कम से कम टाइम में आप अपनी तैयारी कर पाएं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं अलग से, अगर आप देखना चाहें तो जीके अलग से, अगर आपको जीके में दिक्कत है तो जीके, मैथ्स में दिक्कत है तो मैथ्स, और सारे सब्जेक्ट्स वाला बेस्ट रहता है ऑफिसर बैच जिसमें एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट ऑफ एसएससी एग्जाम्स। अगर इन फ्यूचर रेलवे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हम क्रिएट करेंगे तो वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। तो आप लोगों से यही विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।